आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम हुआ था 8 जनवरी 2026 को। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। हम लोग देखेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है और जो 21 अगस्त तक चलेगा आप जानते हैं। तो उसके प्रैक्टिस के लिए हम लोग यहाँ पर आज साइंस की क्लास को शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा आप लोग। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब क्या है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से परे माने दूर दूर रखेंगे तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। ये आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या-क्या कंडीशंस होती है। तो देखिएगा, सबसे पहले इसको देखिएगा। जैसे अगर वस्तु रखी है अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु के आकार का। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा ये होगा। सवाल पूछा गया है वक्रता केंद्र से परे। ये सवाल आपसे पूछा गया है कि वक्रता केंद्र से परे। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। छोटा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर, अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको ये सारी कंडीशंस को याद कर लेना है कि कोई सी भी कंडीशन एग्जाम में पूछ सकता है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अगर वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र से परे। ठीक है, आकार होगा विवर्धित, वास्तविक और उल्टा होगा। आगे देखिएगा। देखिए 6 कंडीशंस होती हैं, सभी कंडीशन हैं। जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। अत्यधिक विवर्धित होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ध्रुव और फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, विवर्धित होगा, आभासी और सीधा। ये कंडीशन में सीधा बनता है। इस कंडीशन ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई से भी कंडीशन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। बात समझ में आई होगी आप लोगों को। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जब हमारी त्वचा से पसीना वाष्पित होता है तो हमें ठंडक का अनुभव किस कारण होता है। जैसे हमारी त्वचा है उसे ये पसीना वाष्पित होता है तो हमें ठंडक होती है, लगती है, मतलब किस कारण से लगती है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वाष्पन के दौरान पसीना ऊष्मा मुक्त करता है। देखिए पसीना जो है ऊष्मा मुक्त नहीं करता है। पसीने से क्रिस्टल बनते हैं, क्रिस्टल पसीने से नहीं बनते हैं। वाष्पन के लिए पसीना हमारी त्वचा से ऊष्मा अवशोषित करता है। हाँ, तो ऊष्मा जो क्या है, अवशोषित करता है। वाष्पन से पूर्व पसीना बर्फ में बदल जाता है। बताओ पसीना क्या कभी बर्फ में बदला है, नहीं बदला है। तो ये प्रकार के ऑप्शन आपके हट जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में कैसा होता है। तो आप जानते हैं इसका भार का छठा भाग होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। कितना, छठा भाग होता है ये पृथ्वी पर इसके भार का छठा भाग होता है। तो बाकी ऑप्शन आपका गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि हम बैठे या सोते समय भी सांस क्यों लेते रहते हैं, ये बताना। हम सांस क्यों लेते रहते हैं, चाहे बैठे हो चाहे सो रहे हो तभी सांस लेते रहते हैं। हृदय को विश्राम देने के लिए। जब भाई आपका हृदय विश्राम करने लगेगा तो आप जीवित नहीं रहेंगे। ये गलत बात हो गई।
जीवन क्रियाओं हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, मतलब जीवन की जो क्रियाएं हैं उनके लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए हम सांस लेते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। देखिए आप जानते हैं कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, अच्छा वेटेज रहता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस वीडियो में हम लोग एक सेट के 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। उनका लेवल देखना कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कैसे कैसे ऑप्शंस मिलते हैं, कितना हम कर सकते हैं, इन चीजों का एक अच्छा आइडिया लगा सकते हैं। और अगर आप लोगों को और किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति कर रही वस्तु का उदाहरण है। एक समान गति, सीधी पटरी पर अलग अलग चाल। देखिए अलग अलग चाल हो गई, अलग अलग गति हो गई, तो ये तो गलत हो गया, पहले अलग अलग गति हो गई। एक समान चाल, इसको देखने के बाद में भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलती है कार। जो भीड़ भाड़ वाली सड़क सड़क जो होगी उस पर कार चलेगी तो उसकी भी स्पीड अलग अलग होगी, आपको अलग अलग स्पीड करनी चाहिए। पार्क में जॉगिंग करता है एक व्यक्ति, व्यक्ति की तो बात ही नहीं है, व्यक्ति जॉगिंग कर रहा है उसकी स्पीड कम ज्यादा होती रहेगी, उसको हटाओ। तो एक समान चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करता एक उपग्रह जो है, ये हो जाएगा आपका एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, समझिए बात, एक समान वृत्तीय गति हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 ओम के प्रतिरोधक पर 40 वोल्ट का विभवांतर प्रयुक्त करने पर उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, पीडीएफ भी आपको बता देंगे कहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल को लगाना है। देखिए इस प्रकार का सवाल आता है, धारा पूछी गई है। धारा जानते हैं आप क्या होती है, आई बराबर क्या होता है, पी अपान आर, ये होता है। वी कितना है, 40 वोल्ट दे रखा है, और प्रतिरोध आपको देखा है 20 ओम का। इसको हल कर दीजिएगा, 20 × 20 = 40, तो आपका आ जाएगा 2/1 माने 2, कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर मतलब क्या होता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। आगे लिखा हुआ है, प्रजनन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। ये गर्भावस्था की गारंटी देता है, यह जनन क्षमता बढ़ाता है, यह एचआईवी एड्स जैसे यौन संचारित रोगों से बचाता है, यह शरीर में हार्मोनल संतुलन सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो देखिएगा प्रजनन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यह एचआईवी एड्स जैसे यौन संचारित रोगों से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, हो जाएगा राइट आंसर। बात समझिए, देखिए एड्स जो होता है उसके लिए जिम्मेदार वायरस कौन सा होता है, आप ये भी जानते होंगे, एचआईवी वायरस होता है। और ये खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज तो है नहीं एड्स का, जानते होंगे आप लोग भी। एथेनॉल, अगला देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया होने पर किस प्रकार की गैस मुक्त होती है। तो एथेनॉल की जब हम सोडियम से क्रिया कराएंगे तो पता लगेगा ना हमें कौन सी गैस मुक्त होती है। तो पहले क्रिया करा लेते हैं इसकी। देखो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। इसकी क्रिया करानी है हमें सोडियम के साथ, सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे। चलिए क्रिया करा दीजिएगा। क्रिया कराएंगे जब हम, तो एक काम कर लीजिएगा, तो बनेगा, देखिए यहाँ पर ये बनेगा C2H5O, यहाँ तक ये, और ये है सोडियम। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, आपको एक काम करना पड़ेगा, दो अणु ले लो इसके, इसके दो, इसके दो, तो बन जाएगा C2H5O Na, ये 2 यहाँ लगा दो, क्या बन जाएगा 2C2H5ONa बन जाएगा। और प्लस में आपका क्या बनेगा, देखो बचा क्या है, H2 बचा है, ये हो जाएगी आपकी, ये हाइड्रोजन गैस बचाएगी। अब देखो रिएक्शन करने पता लगा है हमें कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अधात्विक ऑक्साइड और क्षार के बीच अभिक्रिया का सामान्य उत्पाद क्या है। किसके किसके बीच, अधात्विक ऑक्साइड। देखिए जो अधात्विक ऑक्साइड है, जैसे किसी को भी ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया एक क्या नाम, अधात्विक ऑक्साइड जैसे आप ले सकते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अधातु का ऑक्साइड कैसा है, ये होता है अम्लीय आपका। ठीक, इसकी क्रिया कराने क्षार के साथ, क्षार जैसे आप ले लीजिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ड ले लीजिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
और इसकी जब आप क्रिया कराएंगे तो क्रिया कराने पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CaCO3 प्लस, और क्या मिलेगा यहाँ पे H2O मिल जाएगा, जल मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा। ठीक, देखिए ये क्या है, ये समझो, ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया। अम्ल क्षार की क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, ये लवण बनेगा आपका, और ये बनेगा आपका जल। ये बात आप जानते हैं। और इसको नाम क्या दिया गया है, इसका नाम क्या है, ये अधात्विक ऑक्साइड है, ये आपका अम्लीय है, ये आपका क्षार हो जाएगा। अब क्रिया कराएंगे लवण और जल बन जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, इस प्रकार की अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, आप उसका नाम जानते होते हैं, उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि बताइएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे उसे, आप बताएंगे कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और वही अधात्विक ऑक्साइड और क्षार के बीच की क्रिया का उत्पाद आपसे यहाँ पर पूछा गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गैस के कणों की निरंतर अनियमित गति के कारण, ठीक है, कण जो है की दीवारों से टकराते हैं गैस द्वारा, ये पात्र है, यहाँ पे टाइप करना रह गया है, ठीक है, पात्र हो जाए, पात्र की दीवारों से टकराते हैं गैस द्वारा लगाया गया दाब किसके बराबर होता है। दीवारों से टकराते हैं तो ये दाब किसके बराबर होता है, देखिए पात्र के तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल, देखिए तल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, गैस के कणों द्वारा पात्र की दीवारों पर लगाए गए बल, पात्र की दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा लगाया गया बल, ये हो जाएगा कि पात्र की दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा लगाया गया बल, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 11 कह रहा है, इसको समझिए पहले। क्वेश्चन नंबर 11 है 20 मीटर ऊंचाई पर रखे गए 30 किलोग्राम मान के ब्लॉक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। स्थितिज ऊर्जा पूछी गई है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है M गुणे G गुणा H, यहाँ से निकलती है स्थितिज ऊर्जा। M होता है मास, मतलब द्रव्यमान, कितना है 30 किलो 30। जी का मान आपको ऑलरेडी दे रखा है 10, तो 10 लिखेंगे। हाइट ऊंचा देखिए 20 मीटर 20 लिख लेंगे, इसका गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 6000, तो 6000 जूल हो जाएगा आपका राइट आंसर। इतनी सी बात है। तो आप देखिएगा कि ग्रुप डी में जो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल कोई स्टैंडर्ड लेवल नहीं है ज्यादा, आप आराम से सवालों को सीख सकते हैं, लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्वनि द्रवों की तुलना में गैसों में मंद गति से चलती है। ध्वनि वायु की तुलना में जल में तेजी से चलती है। ध्वनि ठोस पदार्थों में सबसे तेज चलती है। ध्वनि निर्वात में भी चल सकती है। देखो ध्वनि जो है निर्वात कहते हैं जहाँ पे हवा ना हो वहां पे चल सकती है, नहीं जा सकती। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, तो यही वाला सही नहीं है। अब आगे देखिएगा, ध्वनि ठोस पदार्थों में सबसे तेज चलती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ध्वनि जो होती है ठोस पदार्थों में सबसे तेज चलती है, लगभग इसकी स्पीड होती है 5000 मीटर प्रति सेकंड, लगभग में होती है, ठीक, लगभग है, एक्यूरेट नहीं, लगभग में। ध्वनि वायु की तुलना में, आपसे क्या कह रहा है, ध्वनि जो है वायु की तुलना में जल में तेजी से चलती है, तो वायु की तुलना में जल में तेज चलती है, ये भी सही है, क्योंकि जल में लगभग स्पीड होती है इसकी 1500 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, और जो वायु होती है उसमें इसकी स्पीड होती है लगभग में 343 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये वायु में होती है, जल में, ये ठोस में, तो सबसे अधिक होती है ठोस में, फिर उसके बाद जल, उसके बाद गैस। तीन तो ऑप्शन आपके सही है, और आपका एक ऑप्शन है निर्वात वाला, वो आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्यों जैसे बहुकोशिकीय जीवों में पाचन में होती है, मतलब पाचन कहाँ होता है, पाचन की क्रिया कहाँ होती है पूछा गया आपसे, तो ये होती है विशिष्ट पाचक अंगों में होती है क्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पादप कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक क्या है, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पादप कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक भाग आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेल्यूलोज। क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा। अच्छा, काइटिन क्या होता है, काइटिन होता है, देखिए आर्थ्रोपोड्स के जो बाहरी कंकाल होते हैं और कवक की जो कोशिका भित्ति का निर्माण जो होता है वो काइटिन से ही होता है। ठीक है, और जो कैलोजन होता है, ये क्या होता है, कैलोजन जो होता है
ये इसे एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और उम्र के साथ साथ इसकी कमी भी होती जाती है। ठीक है, जैसे त्वचा पर झुर्रियां वगैरह आ जाती है ना, तो हमें स्किन को बेहतर रखता है। कौन जो जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे ही हमें बुढ़ापा जो होती है उसका अनुभव होता है। ठीक है, अगला आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग कौन कौन सा होता है? एक तो मेरुदंड जो होता है आपका, और कौन सा होता है? एक होता है आपका मस्तिष्क, ये भी आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। ठीक है, ये भी होता है, मेरुरज्जु भी होता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से घरेलू सर्किट में आमतौर पर श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। देखिए, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं मुख्य फ्यूज को, मुख्य फ्यूज श्रेणी क्रम में, और बाकी बिजली का उपकरण हो गया, सभी उपकरण हो गए, पंखा हो गया, ठीक है, आपका कह सकते हैं फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये सब होता है समांतर क्रम में। किस क्रम में होता है? समांतर क्रम में जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक किसान अपनी फसल से प्राप्त अनाज को नमी तथा गर्मी वाले एक कमरे में भंडारित करता है। कुछ सप्ताह बाद अनाज खराब हो जाता है और उसकी मात्रा कम हो जाती है। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? देखिए, अनाज पक्षियों और कीटों द्वारा खा लिया गया? नहीं। जो कमरे बंद किया था? कटाई से पहले अपर्याप्त सिंचाई हुई थी? नहीं, तो खेत अनाज होता ही नहीं। अनाज जल में बह गया? जल में भी नहीं बहा। भंडारण की अनुचित परिस्थितियां, मतलब जहाँ पे इसको भंडारण किया गया वहां पे कंडीशंस बेहतर नहीं थी, इसलिए नहीं, इसलिए ये बेकार हो गया। अगला है, कौन सा शब्द ठोस पदार्थों में कणों की निकटता का वर्णन करता है? कणों की निकटता का वर्णन कौन करता है? तो अंतरकण स्थान ये करता है निकटता का वर्णन। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया, घनत्व क्या होता है? घनत्व तो कहते हैं कि जो इकाई आयतन होता है उसमें उपस्थित जो भी द्रव्यमान होता है उसे कहते हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है? यह कोई भी चीज है, उसकी वह क्वालिटी, अगर हम उसमें कोई भारी बल लगा देते हैं तो उसके आकार को बनाए रखने या बदलने का जो विरोध करता है। जैसे आकार गोलाकार कोई है तो उसको हमने बल लगाया तो वो बदलने में, अपने आकार को बदलने का जो विरोध करने लगे तो उसे कहते हैं जड़ता। और संपीड़ता क्या होता है? संपीड़ता उसे कहते हैं जब किसी चीज पर दबाव डालकर उसके कणों को पास पास लाया जाता है, वो होता है संपीड़ता। संपीड़ता नहीं, संपीड़ता होता है। ठीक है, ये होता है, तो टाइपिंग एरर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अभिसरित होती हैं या अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुख्य फोकस। ये मुख्य फोकस की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में बीज से नए पौधे के उद्भव को क्या कहा जाता है? देखिए, बीज से जब नया पौधा बनता है तो उसे क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। अंकुरित होना क्या कहते हैं? अंकुरण। तो ये बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे आपके, अंकुरण हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा एल्केन है जो एक स्थिर वलय बना सकता है? जो एक स्थिर वलय बना सकता है, सबसे छोटा एल्केन। देखिए, प्रोपेन क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C3H8, और ये वलय नहीं बनाता है। साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है, C3H6 होता है। और अगर इसकी आप आकृति देखेंगे तो इसकी आकृति कैसी होती है? ये इस प्रकार से बनता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस सिंगल बॉन्ड CH2। ये आपके साइक्लोप्रोपेन का ये फिगर बनता है। ठीक है, समझ गए यहाँ पर? मेथेन क्या होता है फॉर्मूला इसका? मेथेन का होता है CH4, एथेन का क्या होता है? C2H6। ठीक, एन का सामान्य सूत्र क्या होता है ये देख लीजिएगा, इसका होता है CnH2n+2, ये एन का होता है सामान्य सूत्र पूछे। ईन का क्या होता है? CnH2n होता है। ठीक है, जैसे मेथेन, प्रोपेन। ठीक है, मेथेन का लिखना चाहिए हमें, सूत्र मेथेन का लिखना है तो C1 क्या होता है? मैथ। C2 क्या होता है? एथ। ये तो होता है, सीखना सारी चीज बता दूंगा। C2 एथ, फिर C3 प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑप, नॉन, डेक, ये सभी चीज होती है।
सारी चीज धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे। हमारा पहला क्लास है, अपना सपोर्ट में रखिएगा, देखिएगा चैनल को, ठीक, समझिएगा बातों को। 21 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, इसको देखिएगा। ठीक है, देखो, निम्नलिखित निम्नलिखित पदार्थों को उनके आयनों का मिलान कीजिए। पदार्थ ए है, पदार्थ बी है, ठीक है। जैसे आपसे कह रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा करें, दिख जाए आपको। कौन सा था, अब देखो, HCl आपको दिया गया, आयन कौन से हैं, KOH। देखिए KOH का आयन क्या हो जाएगा, K पॉजिटिव, OH निगेटिव हो जाएगा। MgOH का क्या हो जाएगा, Mg2 पॉजिटिव हो जाएगा और 2OH निगेटिव। NaOH का ये हो जाएगा। मतलब क्या है, ये इसके सीधे सीधे आयन दे रखे हैं, मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, मतलब आयन पूछे गए कि आयनों से उसका मिलान कर दीजिएगा, बस, इसमें कुछ नहीं था ज्यादा। अगला देखिएगा, यदि तय की गई दूरी आधी कर दी जाए तो समय समान रहे, समय समान रहे तो रैखिक वेग क्या होगा। देखो हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है। आपसे कह रहा है कि अगर दूरी आधी कर दी जाए तो वेग समान, समय समय जो है वो समान रहे। चलो करके देख लो। वेग पूछा गया क्या हो जाएगा, अगर दूरी आधी कर दी जाए, टी बटे 2 कर दिया जाए और समय समान है, टी लिखा हुआ था वन अपान में, टी लिखा है तो क्या हो जाएगा, आप देखो, ये हो जाएगा v बराबर 1/2 टी अपॉन टी। मैं बताओ कि जो पहले वेग डी बटे टी था, अब जो 1/2 डी बटे टी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेग हो जाएगा वो आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, यहाँ पर ये आधा हो जाएगा। फॉर्मूला लगा के बताया इसलिए ताकि आपको समझ में आ सके। वृषणों का उदर गुहा के बाहर दर्शन कोष में स्थित होने का मुख्य कारण क्या है। जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा से बाहर क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन है कि शुक्राणु निर्माण को सुगम बनाने के लिए, क्योंकि इसके लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 से 3, ठीक, अपने 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तो उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होना चाहिए, तब शुक्राणुओं का निर्माण होगा, अन्यथा शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा, संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए जो है मनुष्य की शरीर की संरचना बहुत ही अच्छी तरीके से हिसाब से बनाई गई है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, असंतृप्त कार्बन संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में कैसे होते हैं। देखिए, संतृप्त के बारे में समझ लीजिए कुछ बातें, और असंतृप्त के बारे में समझ लीजिएगा, सारी चीज समझ में आ जाएंगी आपके। देखिए, जो संतृप्त होते हैं उनमें होता है एक गलबंध, आगे के लिए याद रखना, ठीक है, एक गलबंध। और जो असंतृप्त होते हैं उनमें डबल बंद होता है, ट्रिपल बंद होता है, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड जिसे कहते हैं। आपके जो संतृप्त होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील, ये नोट कर लेना, कहीं पीछे बात है, सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। असंतृप्त जो होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील। तो पहले सवाल को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे देखते हैं, तो जो और विशेषता होगी वो बता दूंगा। असंतृप्त कार्बन संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में कैसे होते हैं ये बताना है। कैसे होते हैं, असंतृप्त कार्बन संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं, ये अधिक क्रियाशील होते हैं, ये क्रियाशील की बात हो गई, ठीक है। इसके देखिए, और ये संतृप्त कार्बन में आपका आ जाएगा, जैसे एल्केन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एल्केन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगता है। और असंतृप्त में एल्कीन एल्काइन दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ के लिए बता दूंगा मैं आपको। क्लास कैसा लगा है वो बता दीजिएगा। क्लास आपको मैथ का भी क्लास मिलेगा, ठीक है, तो उसको भी देखना आप लोग। वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।